हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को हम 10th के वीडियो आप लोगों को अभी मिल रहा था। 10th के बाद आप लोगों को मैथ का भी वीडियो मिलेगा और फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी मिलने लगेगा। आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। जैसे कि हमने आप लोगों को पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का हम एक वीडियो बनाए थे, जिसमें आप लोगों को प्रकाश स्रोत, प्रकाश का हो गया, अब सारी किरण, अब समांतर किरण, दीप्त पिंड और दीप्त पढ़ा दिए थे। आज हम लोग क्या उससे आगे पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हम लोग क्या इस चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। इसी क्या हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन विवर्तन। तो देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का नाम से चल रहा है, परावर्तन नहीं पता चल रहा है कि प्रकाश का क्या होना, लौट जाना। मतलब प्रकाश लौट जाना है क्या, परावर्तन कहलाता है। लेकिन अपवर्तन रहता तो प्रकाश हेल जाना। मान लीजिए कोई परावर्तक सतह, कोई क्या है, एक परावर्तक सतह। ये देख लीजिए, मान लीजिए क्या मान लेते हैं हम लोग, परावर्तक सतह मान लेते हैं। तो प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से आया, अगर ये हेल पार हो गया, ये साइड पार हो गया, तो हो जाएगा अपवर्तन। लेकिन ये इसी दिशा में लौट गया, माध्यम से आया, अगर उसी माध्यम में लौट गया तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अगर हेल गया तो अपवर्तन, लौट गया तो परावर्तन। अब बिखर गया तो परिकिरण। अगर मान लीजिए प्रकाश की आया और यहाँ से क्या हुआ, बिखर गया, बहुत जगह बिखर गया, तो क्या हो जाएगा, परिकिरण। लेकिन जब हेल गया तो अपवर्तन और लौट गया तो परावर्तन। नाम सेम पता चल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये हम लोग क्या एक परावर्तक सतह ले लेते हैं, जिससे क्या प्रकाश क्या होगा, लौट जाएगा, जिससे प्रकाश लौट जाएगा। तब एक सतह क्या होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए। और ये प्रकाश परावर्तक सतह जो कि प्रकाश की किरण आ देगा, सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोगों को हम कल के वीडियो में बता दिए थे। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सतह से टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाए। जब कोई प्रकाश की किरण सतह से टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की सतह से टकरा उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौट गया परावर्तन, हेल गया अपवर्तन। तो हम लोग को क्या परावर्तन से याद रखना है। परावर्तन कैसे याद रखिएगा, लौट गया परावर्तन, हेल गया अपवर्तन। तो देख लीजिए, प्रकाश की किरण कोई आया यहाँ पे, अब फिर क्या होगा, उसी दिशा में क्या हुआ, लौट गया। तो आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण। आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। परावर्तित आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो उससे हम क्या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से नोट पॉइंट क्या, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ इसमें पूछा ही जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश का वेग होगा वो कभी नहीं बदलता है। अगर मान लीजिए 10 मीटर आपतित किरण पे पड़ा, तो ये इधर जो लौटेगा ये प्रकाश, तो भी उसका वेग भी 10 मीटर। प्रकाश के परावर्तन के बाद वेग नहीं बदलेगा, और क्या नहीं बदलेगा, तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए तरंग दैर्ध्य 5 एंगस्ट्रॉम, तो अगर परावर्तन के बाद भी इसका तरंग दैर्ध्य होगा 5 होगा। एंगस्ट्रॉम का एसआई मात्रक, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, इसीलिए हम क्या एंगस्ट्रॉम में इसको लिखते हैं। अगर यदि आपतित प्रकाश की किरण को आवृत्ति भी नहीं बदलता है, मान लीजिए इसका आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, परावर्तित किरण का भी आवृत्ति 5। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का ना तो वेग बदलेगा, ना तो तरंग दैर्ध्य बदलेगा, ना तो आवृत्ति बदलती है। जबकि उसकी तीव्रता घट जाती है, ना टेस ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगा। परावर्तक सतह कुछ तो क्या अवशोषित कर लेता है, और उसको क्या फिर बाद में छोड़ता है, तो उतना लाइट नहीं होता है। आप लोग कभी टॉर्च मारिएगा दीवार पे मारिएगा, तो जितना टेस मारिएगा उतना कलर नहीं निकलेगा। लेकिन आपका परावर्तक सतह बहुत चिकना हो, तो जिस तरह प्रकाश मारिएगा ना, फिर भी कुछ ना कुछ ये अफसोस करके उतना कम लाइट में ही आप लोगों को क्या परावर्तित करेगा। तो वही हुआ कि प्रकाश की तीव्रता को क्या थोड़ा सोख लेती है।
तो अब आगे अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। और दोनों नियम को समझने हम लोगों को क्या चित्र बनाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, कोई क्या है, एक परावर्तक सतह है, ये कोई क्या है, परावर्तक सतह। मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण है, ठीक ना। ये क्या है, आपतित। और इसमें एक तो डालना पड़ता है अभिलंब, क्या डालना पड़ेगा, अभिलंब। ये क्या है, डाल देते हैं क्या, अभिलंब। सतह के साथ क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोई क्या है, मान लीजिए अभिलंब। तो अभिलंब और देख लीजिए क्या हो गया, आपतित किरण, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, लौट के जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा समतल दर्पण हो गया। ये जो जहां पे तीनों मिल रहा है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन, तो बोलते हैं हम लोग आप बिंदु। ये आपतित किरण हुआ, ये लौट के गया तो परावर्तित किरण हो गया, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, ये अभिलंब कहते हैं। तो देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण दिख रहा है, और परावर्तित किरण, आपतित परावर्तित किरण तथा डाल और तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों समतल, तीनों एक ही बिंदु पे आप लोगों को दिख रहा होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब समतल होते हैं। पहला नियम यही कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है, वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है कौन, आपतन, पाई द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित, देख लीजिए परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो कौन सा कोण बनेगा, तो परावर्तन कोण बनेगा, इसको सूचित करते हैं हम लोग आर से। आपतित किरण है तो आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब कौन बनेगा, परावर्तन कोण, और आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतित की आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण पाई द्वारा सूचित, परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जितना बड़ा ये आपतन कोण होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, परावर्तन कोण। जितना बड़ा आपतन कोण होगा उतना ही बड़ा परावर्तन कोण। अर्थात क्या होगा, कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। देख लीजिए आपतन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। मतलब ये कोना जितना बड़ा होगा उतने बड़ा ये कोना होगा। अगर ये 50 डिग्री का, 50 डिग्री का है तो ये क्या होगा 50, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का, ये 80 है तो ये भी 80, मतलब जितना कोण बनेगा दोनों क्या बनेगा, बराबर ही बनेगा। ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दोनों नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जितना बड़ा आपतन कोण होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तब आगे देख लीजिए आप, अब क्या है, अब आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के लिए आपको लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 5 नंबर पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के लिए आप परावर्तित किरण कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब परिभाषा लिखें। तो सबसे पहले वो चित्र बनाना पड़ेगा आप लोगों को, चित्र बनाना पड़ेगा जिस तरह से क्या आप लोगों को पहले बनाइए, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग भी क्या बना सकें। देख लीजिए तुम क्या लिए, परावर्तक सतह ले लीजिए जो कि क्या करेगा, प्रकाश की किरण को परावर्तित करेगा। समतल दर्पण ही मान लीजिए क्या है, समतल दर्पण है। परावर्तक सतह हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका आपतित, क्या हो गया आप, हो गया आपका परावर्तित। आप लोग भी ताकि क्या सब लोग आप लोग बना भी सकें। ये हो गया आपका आपतित। हम डाल देते हैं क्या, अभिलंब डाल देते हैं, हम डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। क्या हो गया अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं, किसी के साथ न। अब हम क्या करना है,
सबका क्या एक बार परिभाषा लिखना है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन कोण। इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है, परावर्तन आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो मान लीजिए तो इसको क्या लिख दीजिए? आपतन बिंदु, आपतन। ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण किसे कहेंगे? तो किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। परावर्तक सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और परावर्तित किरण कहेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को, डायरेक्ट ये बोलिएगा कि परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब किसे कहते हैं? तो समतल के साथ 90 डिग्री बनाने वाली कोण को, समतल के साथ 90 डिग्री बनाने वाली कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो आपतित किरण जिस बिंदु पे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतित होता है हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और देख लीजिए ये क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण। परावर्तित किरण है ये, क्या है? परावर्तित किरण, क्या? अभिलंब। परावर्तन कोण को आर द्वारा करते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो देख लीजिए परिभाषा भी लिख दिए कि आपतित किरण किसे कहेंगे? प्रकाश स्रोत सतह पे पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे, जबकि परावर्तक सतह से टकराकर ये जो जा रहा है, ये टकरा कर जाने वाली जो किरण होगा उसी हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण किसे कहेंगे? ये मान लीजिए क्या परावर्तक सतह है तो आपतित, और एक तो क्या ये अभिलंब। आपतित और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण। परावर्तित बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, आपतित किरण आप लोग को समझ में आ गया, परावर्तित किरण, आपतन कोण भी। आगे देख लीजिए क्या आता है? परावर्तन कोण भी बता दिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु, यहाँ पे बिंदु होता था। आपतित पे पड़ती है, आपतित पड़ती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। फिर अभिलंब, किसी सतह के साथ कोण बनाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब डालते हैं, वो वास्तव में नहीं, उसलिए हम लोग क्या एक गाइड कर लेते हैं कि ताकि क्या पता चल परावर्तन कोण कितना बड़ा और आपतन कोण कितना बना। अब इससे अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। अब आता है विचलन। विचलन होता क्या है? तो प्रकाश अपने रास्ता से विचलित हो गया। जैसे मान लीजिए हमको जाना था, अभी मान लीजिए हमको जाना था कोचिंग करने के लिए, चल गए क्रिकेट खेलने, मकसद सा कुछ ना जरूर हो गया। हम जा रहे थे पढ़ने, चल गए क्या क्रिकेट खेलने, तो विचलित प्रकार देखो प्रकाश का भी क्या देख लीजिए। मान लीजिए क्या है? परावर्तक सतह। ये देखिए क्या है? परावर्तक सतह। होता क्या इसमें है? देख लीजिए होता क्या है? ये प्रकाश ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है? इस पे आपतित होता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन क्या कहता है? हम तुमको लौटा देंगे। देखिए लौटा दिया। ये प्रकाश के जो किरण था वो आखिर में जाना चाह रहा था इधर। इधर देख लीजिए इस तरह से आया था और क्या इधर जाना चाह रहा था। ये कितना रास्ता में विचलित हो गया। देख यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से क्या हो गया? तो कौन दिख रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश जाना चाह रहा था सीधा, लेकिन उड़ के चला गया इधर, तो क्या हो गया? आपको विचलन कौन हो गया? कौन को हम लोग क्या डेल द्वारा सूचित किया जाता है। क्या हो गया आपका? मान लीजिए क्या है? अभिलंब है, क्या है? इसको अभिलंब मान लीजिए। क्या हो गया आपका? आपतन कोण हो गया। क्या हो गया आपका? परावर्तन कोण। ये देख लीजिए क्या बोलता है? आपतित के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, आपतित बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण। अब विचलन कोण को डेल द्वारा सूचित किया जाता है। डेल द्वारा सूचित
या जाता है। एकल परावर्तन, एक ही बार परावर्तन हुआ इसीलिए लिखा हुआ एकल परावर्तन। तो देख लीजिए डेल कोण, बताइए आप ही लोग अच्छा सोचिए ये डेल कोण है कैसे निकाल सकते हैं। आप बताइए अगर मान लीजिए ये कोई सरल रेखा, ये कोई सरल रेखा है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 180 डिग्री। सबको पता है का कोण है, अगर इस तरह रखता तो क्या होता 90 डिग्री होता। आइए 180, आप लोग तो इतना तो जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन है तो कितना 180 डिग्री का कोण होगा। तो देख आपतित किरण यहाँ से जा रहा है, आपतित किरण हुआ तो कोई भी रेखा ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, यहाँ इतना जो कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा 180 का कोण बनाएगा। तो देख लीजिए बड़ा कोण देख लीजिए यहाँ से यहाँ बड़ा कितना डिग्री का कोण बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो 180 डिग्री बराबर कितना बराबर, क्योंकि ये आपतित किरण था जरा हम आगे बढ़ा दिए था, ये यहाँ से जो बड़ा कोण बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो देख लीजिए 180 डिग्री बराबर कौन होगा कोण आर प्लस आर आई प्लस कोण आर, कोण कितना होगा ये छोटा डेल छोड़ के बराबर होगा 180 आर, ये डेल होगा। तो ये तीनों कोना जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री का, हमको तो निकालना है डेल कोण, डेल का मान निकालना है। तो देख लीजिए इधर कितना है 180। और बताइए आप जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण कितना होता है, कोण आई बराबर आर, मतलब जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आई के जगह पे कोण आई रहने दीजिए, कोण आर के जगह पे कोण डेल होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देख लीजिए, आप लोगों को उधर नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए 180 प्लस कोण आई प्लस आई 2i, या प्लस कोण कितना हो जाएगा डालना है क्या डेल कोण, तो डेल कोण को उधर ही रहने हो जाएगा डेल बराबर 180 माइनस ये 2i को इधर ले जाइए तो माइनस कितना होगा 2i, डेल बराबर कितना आ गया, डेल बराबर कितना आ गया 180 माइनस 2i, मतलब आई मतलब आपतन कोण। तो डेल बराबर आपका फार्मूला क्या आ गया 180 माइनस 2i, आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण जितना देगा उसका दुगना। तो आप लोगों को डेल का मान पूछा जाएगा और आप लोगों को क्या देगा, यदि आपतन कोण 50 डिग्री, आपतन कोण 50 डिग्री हो तो डेल का मान कितना होगा। देख लीजिए आपतन कोण 50 डिग्री है तो यहाँ पे फार्मूला में क्वेश्चन लिखिए तो कोण डेल बराबर कितना हो जाएगा। देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्या है पूछा जाएगा निकालने के लिए। तो डेल बराबर डेल का मान कितना होगा 180 2i, फार्मूला में 2i मतलब करना है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बराबर होता है, आपतन कोण 50 है तो से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कोण डेल का मान कितना हो जाएगा, कोण डेल यानी घटा दीजिए कितना आएगा 80 डिग्री का मान कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, ठीक ना। उसमें आप 30 दे 40 दे आप लोग क्या बना लीजिएगा आप लोग। कभी कभी क्या होगा अगर आप लोगों को घुमाने का मन होगा तो आप लोगों को आपतन कोण दे देगा परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण तो बराबर होगा तो बोल देगा बल यदि कोई प्रकाश की किरण यदि किसी प्रकाश का किरण का परावर्तन कोण मान लीजिए 40 डिग्री, 40 डिग्री कोण कितना होगा उसका विचलन कोण कितना होगा। तो फिर परावर्तन कोण बोले या तो क्या आपतन कोण, दोनों तो बराबर ही होता है। फिर रख दीजिए अगर मान लीजिए परावर्तन कोण कितना है, कोण आर बराबर कितना है 40 डिग्री है, आर बराबर 40 डिग्री तो विचलन कितना हो जाएगा 40 से दुगना कर दुगना तो कितना हो जाएगा 80, विचलन कोण कितना आएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लाए देख लीजिए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इस तरह पूछेगा यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो तो विचलन का मान कितना होगा। तो कोण डेल बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, कोण डेल बराबर कितना होगा 100 माइनस पाई, तो आपतन कोण कितना दिया हुआ है 50, तो देख 80 माइनस कितना 50 बराबर कितना होगा 180 माइनस बराबर कितना 80 डिग्री नंबर में देख लीजिए 80 डिग्री ऑप्शन। इसी तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान कितना होगा। अब आपतन कोण का मान कितना है 60 डिग्री है बराबर कितना 80 माइनस 2i तो 100 माइनस कितना आपतन कोण कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री तो कितना आ गया देख लीजिए 180 या माइनस कितना बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री ऑप्शन नंबर कितना सी। आप लोग तो ऐसी उड़ा दीजिएगा इस सब को अगर एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में। यहाँ पे देख लीजिए यदि आपतन कोण का मान 30 तो विचलन कोण कितना होगा तो देख लीजिए बराबर कितना होता है 100 माइनस पाई कितना होगा 180
आपतन कोण का मान कितना दिया हुआ है 30, कितना हो गया 180 माइनस बराबर कितना हो गया हुआ ऑप्शन नंबर। अब विचलन कोण आप लोगों को अगर निकालने दे तो आप लोग क्या आराम से निकाल लीजिएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। तो अब आता है प्रतिबिंब। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है वो परावर्तन में भी प्रतिबिंब पढ़ना और परावर्तन में और अपवर्तन दोनों में। तो आप परावर्तन में पढ़िए तो आप वर्तन में पढ़िए, यही परिभाषा लिख दीजिएगा तो दोनों में आप लोगों का क्या काम चल जाएगा, परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो। क्या में तो डायरेक्ट पूछेगा किसे कहते हैं तो दोनों के लिए लिखा जाएगा। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब किससे बन रहा है, अगर मान लिया आईना में देख रहे हैं क्या होता है, प्रकाश हमारे क्या प्रकाश आता है अब लौट के वहां पे जाता है तो वहां पे क्या मेरा बन जाता है। तो देख लीजिए लिखा हुआ स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, जिस पे मिलती है या तो मिलती है तो क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तब किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या तो अपवर्तन के बाद जिस पे मिलती है तो मिलती प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस स्रोत का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतीत होती है तब आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गया, दो प्रकार के प्रतिबिंब, दो प्रकार के है। तो वास्तविक हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितना तरह के, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया एक, क्या आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो आप लोग ये समझ लिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे में पूछा जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यही दोनों परिभाषा आप लोग लिखिएगा नोट पॉइंट। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो स्रोत से आती प्रकाश परावर्तन या तो अपवर्तन के बाद जिस स्रोत का लोग वास्तविक कहते हैं, जिस पे डायरेक्ट मिल गई उसे उस स्रोत का क्या हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा। अगर मान लीजिए जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, वास्तविक क्या बनेगा और हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब ये मुड़ी की साइड चलाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा। मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। और यह दर्पण के सामने बनता है, जो भी बनेगा ये दर्पण के सामने, लिख दिए दर्पण के सामने बनेगा, ये ना रखिएगा तो यहाँ पे ही ना बनेगा। तो दर्पण के क्या बनता है, ये सामने बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आता है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आती प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद, अगर ये बात बोल दीजिए तो परावर्तन के लिए आ जाएगा। हम लोग क्या डायरेक्ट लिख दिए हैं, स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या तो अपवर्तन के बाद पे मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोगों का प्रतिबिंब अपवर्तन में नहीं पढ़ना, एक ही बार पढ़ लिया, आप यही परिभाषा याद रखिए, क्या में लिख दीजिएगा। 2 मार्क्स में आता है ऑब्जेक्टिव में इतना क्वेश्चन पूछेगा, क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, तो बोलिएगा हाँ। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या बनता है, क्या बनता हो। और क्या आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, देख लीजिए ये क्या पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा प्रतिबिंब बनता है। क्या मान लीजिए क्या है, समतल दर्पण है, तक मान लीजिए क्या ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, क्या यहाँ पे कोई क्या लड़का है, या फिर देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा और दर्पण के आभासी प्रतिबिंब में दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है, सीधा बनता है। मतलब है उसी आ गया समझ में आप लोगों, क्या जिस तरह उसी तरह उसका क्या प्रतिबिंब बन गया, किसमें, काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो अंतर आप लोग बता दीजिएगा ना, क्या वास्तविक प्रतिबिंब और अंतर है, आप लोग पर बोल देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु का हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है,
जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आप लोग ये 3 अंतर लिख दीजिएगा, ठीक। अब आता है दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण देख लीजिए, दर्पण का परिभाषा क्या है, वह सतह जो प्रकाश कर दे उसे दर्पण, जो कि प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण कहेंगे। लेकिन दर्पण का एक बात और आप देखिएगा, उसका एक सतह जो है ना, तो हमें तभी हम उस दर्पण कर सकते हैं, अगर रंगा हुआ नहीं है तो बन जाएगा। वह सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है और जिसका एक भाग बस ही क्या हो, हमेशा रंगा हो, उसे तो क्या बोलते हैं, दर्पण। मान लीजिए दर्पण नहीं, आगे इसका साइड क्या रंग दीजिए, क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये दर्पण हो गया, और रंगा हुआ और क्या। तो आप लोगों को समझ में आ गया दर्पण कहते हैं। वह सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होगा, गोल टाइप होगा, गोल टाइप होगा, और समतल दर्पण में क्या होगा, समतल तरह के होगा। तो हम लोग आज पहले बात कर लेते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं, फिर बात करेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। देख लीजिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण देख लीजिए अभी नहीं बना, लेकिन जैसे इसको हम एक भाग क्या कर देते हैं, इसका रंग देते हैं, क्या बन गया समतल दर्पण। अगर आप लाइन से समतल दर्पण क्या नहीं रहेगा, समतल दर्पण रहेगा, लेकिन आप उसका एक भाग रंग दीजिए, कली क्या हो जाएगा, क्या हो गया, एक समतल दर्पण हो गया। जैसी प्रकाश की किरण परावर्तित, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण का गुण देख लेते हैं। समतल दर्पण आप लोग देखे हैं, तो आप लोग दिन रात फोटो देखते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। उसका एक भाग देखिएगा हमेशा क्या पेंट पर रहेगा, एक साइड हम लोग क्या फोटो देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो हम लोग क्या समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या विशेषता है, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो आप लोग आज गौर कीजिएगा, जो वो आप गौर कीजिएगा कि वो होता है कि नहीं। तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर तथा सीधा प्रतिबिंब। तब मान लीजिए समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण, मान लीजिए कोई प्रतिबिंब बनेगा और बराबर बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, तरह से बनेगा, तब वस्तु के बराबर बनेगा और क्या बनेगा, सीधा। अगर सीधा बन गया तो आभासी पर, सीधा बन गया तब आभासी, और उल्टा है तब वास्तविक, है तब वास्तविक। देखिए जिस तरह था उसी तरह बन गया, तब सीधा बना और बराबर बना। तो समतल दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तभी तो सीधा बनता है। मतलब हम तरह देखते हैं, करना क्या सीधा दिखते हैं, अगर तरह देख रहे हैं तो मेरा मुड़ी नीचे जाता है, पैर ऊपर चला आता है। समतल दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की बनता है। जो दर्पण रहता है ना, जस्ट उसके पीछे बनता है। भले आपको लग रहा है कि दर्पण ही बन रहा है, लेकिन दर्पण के क्या उसे जस्ट पीछे बनता है। समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब मान लीजिए क्या है, ये रंगा हुआ नहीं, लेकिन समतल दर्पण देखते हैं तो जो दर्पण है उसका थोड़ा सा ही क्या बनता है, आगे नहीं बनता है। तो जो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और पार्श्विक रूप क्या बनता है, पार्श्विक रूप, आप पार्श्व परिवर्तन को समझना होगा। तो पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है, आप गौर कीजिएगा, जब भी आप समतल दर्पण के सामने जाइएगा तो होगा क्या, तो आपका दायां भाग होगा ना ये वाला, तो जो दायां हाथ जिससे आप खाना खाते हैं तो लगेगा बल क्या ये साइड में आ गया, उल्टा लगेगा। तो आपका जो दायां भाग बायां भाग के रूप दिखाई दे और बायां भाग दायां भाग के रूप दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। आप लोग देखिएगा, अगर मान लीजिए आप कीजिएगा तो आप लोगों को लगेगा उल्टा। अगर मान लीजिए हम ये हाथ दिखा रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। लड़की लोग अगर यहाँ पे पहनेगी ये साइड है तो आईना में दिखेगा ये साइड दिखेगा, मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा दिखता है, उसी को हम लोग क्या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना ही पीछे बनता है, जितना वस्तु के आगे हो। तब ये मान लीजिए दर्पण है, ये मान दर्पण है, ना सटेगा, दर्पण के पास जाएगा, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दूर बनेगा, क्या बनेगा, ये दूर। मान लीजिए
वस्तु दूर में, तो प्रतिबिंब मतलब जितना दूर, मतलब जितना आगे रहेगा उतना ही क्या उधर बनेगा, जितना इधर रहेगा उतना ही उधर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनता है जितना वह दर्पण के क्या आगे रहता है, मतलब 5 फीट के अंदर है तो उसका प्रतिबिंब कितना रहेगा, 5 फीट बाद क्या बनेगा, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से 10 सेंटीमीटर के दूर पे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। देख लीजिए इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, ये देख लीजिए पूछेगा कैसे। मान लीजिए क्या एक दर्पण है, एक वस्तु वस्तु है, दर्पण से 25 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितने बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनेगा। जितना मतलब ये दर्पण से दूर रहेगा उतना ही दर्पण के आगे रहेगा उतना ही दर्पण के बनता है। तो आप लोगों को समतल दर्पण के बारे में समझ पर नोट है क्या, आप लोग के 10th में पूछे, लेकिन सब एनडीए वगैरह हो तो कंपटीशन एग्जाम जितना आपको दिख रहा है वो सारा एग्जाम में क्या यही तरह के क्वेश्चन, कभी कभी बिहार बोर्ड भी पगला जाए तो ये भी क्वेश्चन सकता है इतना हार्ड, लेकिन हम आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन को भी तैयार, क्योंकि क्या 11th 12th में पूछता वो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डाल के लाए हैं। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के चाहिए, कोई समतल दर्पण मान लीजिए कोई समतल दर्पण की ओर भी वेग से चल रहा है, भी वेग से मतलब कोई वेग होगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कोई भी मान लीजिए। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के चलता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हो जाएगा 2, लेकिन दर्पण के साथ यहाँ पे देख इधर जाएगा और प्रतिबिंब हट जाएगा और क्या जाएगा भी जाएगा। आप लोगों को समझ गया, प्रतिबिंब उधर ही जाएगा और क्या भी वेग से जाएगा। यहाँ देख लीजिए दर्पण से जा रहा है तो भी वेग से, लेकिन अगर वस्तु के सापेक्ष पूछ देख लीजिए प्लस बी कितना हो जाएगा, प्लस बी कितना होगा 2b, वस्तु के सापेक्ष ही पूछ हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ से आप लोगों को टॉप क्वेश्चन 2 को पूछा जाता है, पूछा जाएगा यदि कोई व्यक्ति या तो वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की वेग से समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर वेग से जा रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष वेग होगा तो 10 मीटर, लेकिन वस्तु के सापेक्ष उसका होगा तो वस्तु के प्रतिबिंब के सापेक्ष मतलब वस्तु के सापेक्ष बोलेंगे तो 10 गुना कितना हो जाएगा प्रति सेकेंड। तो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यदि कोई वस्तु या तो कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हो जाता है और दर्पण के सापेक्ष भी हो जाता है। हम चित्र बना के बता दिए, देख लीजिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, दर्पण से इधर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब क्या कहता है, ये भी क्या नोट पॉइंट में सुपर नोट में आ रहा है, तो ये सब क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए ये क्या बोला यार, अब देखिए क्या हुआ, जब कोई समतल दर्पण भी वेग से स्थिर वस्तु की ओर, मान लीजिए कोई क्या व्यक्ति मान लीजिए छोटा है, देख लीजिए गतिमान दर्पण बार क्या था, अगला बार देख लीजिए अगला बार क्या था, ये दर्पण था वो क्या अस्थिर क्या विराम में था, क्या व्यक्ति को हम दौड़ा रहे थे, इधर दौड़ा रहे थे भी वेग से तो उसका प्रतिबिंब भी दौड़ रहा था उधर भी वेग से, हम लोग क्या व्यक्ति को दौड़ा रहे थे। लेकिन इस बार क्या किए हम लोग दर्पण को ही दौड़ा रहे हैं। देख लीजिए गतिमान दर्पण है, क्या है दर्पण, मतलब दर्पण को हम क्या व्यक्ति के साथ लाएंगे, पास लेकर आएंगे भी, दर्पण को क्या भी वेग से लेकर आएंगे, दर्पण की ओर भी वेग से लाएंगे, प्रतिबिंब बनेगा वो 2b। क्या लिखा हुआ है, जब समतल दर्पण भी वेग से स्थिर वस्तु की ओर गति करे तो उसका प्रतिबिंब, अगर दर्पण को ही हम लोग क्या गतिमान कर दें तब उसका हो जाएगा, याद रखिए
आ जाएगा। इसका 10th लेवल हम लोग क्या इसका भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो, आप लोग 10 हर एग्जाम निकले, हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्या करवाया जाएगा। और देख लीजिए, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि अगर मान लीजिए, ये तो समझ में आ गया कि अगर गतिमान दर्पण हो तो वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी होगा 2v। दर्पण का जो वेग है वो 15 मीटर, प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा 15 गुना 30 बराबर कितना आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन टॉप लेवल क्या पॉलिटेक्निक वगैरह में क्या पूछा जाएगा। और बोलता है मान लीजिए, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए दर्पण है, क्या है कोई दर्पण है, मान लीजिए क्या है, क्या है? अगर ये 5 फीट है, क्या है 5 फीट है, 5 फीट किया तो इसको कितना दर्पण मिले ताकि इसका पूरा प्रतिबिंब बन जाए। मतलब कोई व्यक्ति होता है ना, मान लो कोई ये जो व्यक्ति है वो 5 फीट का है, इसका कितना फीट का ये दर्पण, मतलब कितना फीट का दर्पण लगा दें ताकि इसका पूरा प्रतिबिंब जाए। तो कोई भी व्यक्ति जितना बड़ा हो, या तो कोई व्यक्ति h ऊंचाई का हो, तो उसका जो प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब फुल प्रतिबिंब बनने के लिए जो दर्पण चाहिए h/2 का चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 फीट का है, अब जो दर्पण चाहिए वो 5 फीट का चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 5 फीट का है तो उसका दर्पण कितना चाहिए 5 फीट का होना चाहिए, तब आधा होना चाहिए दर्पण उसका क्या लंबाई का होना चाहिए, तभी उसका पूरा प्रतिबिंब बन सकता है। देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा h ऊंचाई का तो अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण की लंबाई कम से कम h चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसको पूरा प्रतिबिंब दर्पण को कितना चाहिए, तो इसका आधा 10 फीट नहीं चाहिए। तो आप लोगों को क्या ये भी आ गया होगा। ये जो भी हम नोट पॉइंट बताते हैं, जितना भी नोट पॉइंट बताते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा नोट तक गौर कीजिएगा। जो सुपर नोट आता है हर नोट से आप लोगों को पॉलिटेक्निक ITI हो या तो नेवी सब में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव नहीं देख लीजिए। बताए थे कि पार्श्व परिवर्तन बताएंगे तो आ गया पार्श्व परिवर्तन। हम जो भी इतना बात पढ़ रहे थे भी हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, और कल के जो वीडियो आएगा वो गोलीय दर्पण के ही बारे में सिर्फ आएगा। देख लीजिए अब पार्श्व परिवर्तन किस कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन मान लीजिए कोई यहाँ पे क्या कोई यहाँ पे क्या है कोई होगा क्या, जो इसका प्रतिबिंब ये साइड बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसका जो दायां भाग होगा ये वाला भाग बायां भाग के रूप में, और ये वाला भाग जो होगा वो ये वाला भाग इधर दिखने लगेगा और ये वाला भाग इधर दिखने लगेगा, तब उल्टा दिखने लगता है। मतलब ये हाथ ये साइड दिखने लगेगा और ये हाथ ये साइड दिखने लगेगा। तो हम लोग क्या बर्तन तो कौन सा है, तो समतल दर्पण में होता है, गोलीय दर्पण नहीं होता है। तो देख लीजिए जब कोई व्यक्ति को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब में दायां भाग बायां भाग के रूप में और बायां भाग दायां भाग के रूप में दिखाई पड़ता है। परिवर्तन को ही लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, 2 मार्क्स चल रहा है। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया, और अगले वीडियो में लोग गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।